कहानी की स्टार्टिंग होती है क्लब से, जहाँ पर हमारी हीरोइन फॉय बहुत अपसेट होकर ड्रिंक कर रही थी। उसे पता चलता है कि उसका जो फियांसे डॉन था वो उसी की स्टेप सिस्टर नोवान के साथ मिलकर अफेयर चला रहा था। उन दोनों के बीच में पता नहीं क्या कुछ नहीं हो चुका था। फॉय ने डिसाइड कर लिया था दोनों को वो छोड़ने तो नहीं वाली थी। तभी यहाँ कोई बंदा आता है जो फॉय के साथ लिटरली फ्लर्ट करने लगा था। पर जैसे ही वो यान ग्रुप की यान को देखता है, यहाँ से डर के मारे चला ही जाता है। फॉय यान को हक कर बोलती है, हाय हाय तुम कितने हैंडसम हो और हॉट भी, तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। ये लोग किस करते हुए होटल रूम तक पहुंच चुके थे और इसी क्लब में नोवान डाउन को भी लेकर आ चुकी थी, ये कहते हुए कि यहाँ पर मैंने अपने सिस्टर को देखा है, वो भी एक मैन के साथ। रूम में यान कहता है कि क्या तुम रियलाइज कर पा रही हो मैं हूँ कौन। फॉय कहती है ऑफ कोर्स, तुम तो डॉन के अंकल हो ना। नोवान डॉन को एक रूम में लाती है। एक्चुअली ये ट्रैप नोवान ने ही फॉय के लिए सेट किया था, लेकिन रूम में तो फॉय दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं थी। यान और फॉय ने नाइट स्पेंड की थी। मॉर्निंग में हमारी फॉय जैसे ही देखती है कि वो तो अंकल यान के साथ है, बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे कल रात की सभी बातें भी याद आने लगती है। वो वैसे यान के सामने दिखकर बोलती, हैंडसम तो है बंदा और हॉट भी बिल्कुल मेरे टाइप का, लेकिन मैं इसको भाव नहीं देने वाली। तभी वो देखती है कि डॉन के बहुत सारे मिस कॉल आ चुके हैं। वही कहती है, आज तो तुम्हारी धज्जियां उड़ चुकी होगी, मेरा यही तो प्लान था। और यहाँ से वही जल्दी जल्दी में भाग जाती है। यान जब देखता है जब करके यहाँ तो कोई भी नहीं है, वो सोचता है अच्छा तुम भाग चुकी हो और वो भी ये पैसे देकर, लेकिन मैं कह दे रहा हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, अब से तुम मेरी हो। फिर जैसे ही बाहर आती है उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो कहती है तुम्हारी स्टेप सिस्टर और तुम्हारे फियांसे के बेड वाले फोटोज ऑनलाइन वायरल हो चुके हैं, ये किसका काम हो सकता है। फॉय कहती है ऑफ कोर्स ये मेरा ही काम है, मैंने कल रात नशे में ये कर दिया था, वैसे नोवान ये डिजर्व भी करती है। फॉय जैसे ही अपने घर के अंदर आती है, नोवान तो बहुत मासूम बनकर बैठी हुई थी और कहती है सिस्टर आपने सब क्यों किया, आप मेरी रेपुटेशन क्यों बिगाड़ना चाहती हो। फॉय बोलती है वहाँ क्या बात है, जब तुम मेरे फियांसे के साथ वो सब कुछ कर रही थी बेड पर थी, तब रेपुटेशन का ख्याल नहीं आया क्या। पापा तो फॉय को घर से ही बाहर निकाल देते हैं। नोवान को लगा था कि अब वो लू फैमिली की इकलौती वारिस है और वो बहुत खुश हो रही थी। मीना हमारी फॉय के साथ थी। एक्चुअली ये दोनों ही हॉस्पिटल आए हुए थे। मीना बोलती है फॉय तुम प्रेग्नेंट हो, वैसे ये बेबी किसका है। फॉय को अच्छे से पता था कि ये बेबी यान का है, लेकिन वो यान को बताना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि यान फैमिली उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए वो कहती है ये अच्छा ही है, मेरे पास एक बेबी है, फैमिली के नाम पर कोई तो होगा ना, पर मुझे अभी के अभी अब रोज जाना है। यहाँ पर हमारे यान को भी पता चल चुका था कि वही प्रेग्नेंट है और हॉस्पिटल में एडमिट है। ये लोग आते हैं तब तक तो फॉय यहाँ पर थी ही नहीं और चली गई थी। यान कहता है वो कहाँ पर है। असिस्टेंट कहता है एक्चुअली वो तो अब रोड चली गई है। यान बोलता है तुम मुझसे दूर कब तक ही भागोगी। अब इसको हो जाते हैं पूरे 5 साल। 5 साल के बाद हमारी फॉय फुल कॉन्फिडेंस में आती है वापस चाइना, और वो भी अपने क्यूट से बेटे माओ के साथ। माओ बड़ा ही स्टाइलिश था और उसकी स्टाइल का तो क्या ही कहना। यहाँ पर स्टेप मम को तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि फॉय के जाने के बाद ऑब्वियसली बात थी सब कुछ उसकी बेटी को ही तो मिलना था ना। लेकिन तभी यहाँ फॉय आ जाती है और कहती है स्टेप मम को क्या तुम मेरे बिना बहुत खुश रहती होगी ना। लेकिन यहाँ स्टेप मम की किटी पार्टी चल रही थी। उसकी सभी सहेलियां तो हमारी फॉय की इंसल्ट करने लगी थी कि तुम अपने इस बेटी के साथ आई हो क्या। हाँ मैंने सुना था कि प्रेग्नेंट ही हो चुकी हो, वो भी शादी के बिना ही। कहना पड़ेगा तुम तो काफी बोल्ड हो। फॉय कहती है ऑफ कोर्स मैं हूँ, मेरी स्टेप मॉम को ही आप क्यों नहीं देख लेते। प्रेग्नेंट होकर हमारे घर पर आ चुकी थी, यानी कि मिस्ट्रेस बन चुकी थी, और यहाँ पर देखो कैसे क्वीन की तरह राज कर रही है। तो मैंने सोचा मैं भी उससे क्यों ना कुछ सीख लूं। माँ बोलता है कि तुम सभी के मुंह बंद रखो, इतनी बकवास है कि क्या ही बताओ, मुंह के अंदर से बहुत बदबू आ रही है। यहाँ पर एक आंटी माँ पर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन फॉय उसका हाथ रोक देती है। स्टेप मॉम कहती है तुम कितनी बदतमीज हो। फॉय कहती है ऑफ कोर्स मैं हूँ, और माँ बोलता है मैं तुम लोगों को छोड़ने नहीं वाला। यहाँ हम देखते हैं कि यान भी आ चुका था फॉय के घर पर। एक्चुअली नोवान और डॉन की शादी की बातें करनी थी और यान की अब एक फियोंसी भी थी जिसका नाम शीना था। शीना शेन ग्रुप से थी और शेन ग्रुप भी बहुत ज्यादा रिच था। यहाँ पर फॉय बोलती है कहना पड़ेगा आप लोगों को मुझसे माफी मांगनी चाहिए, इतने इंसल्ट जो कर रहे हो, अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। एक आंटी ने तो फॉय को धक्का ही दे दिया था, लेकिन यान था ना जो उसको अपनी बाहों में ले लेता है और बचा लेता है।
इन दोनों की आंखें मिलती है और फई सोचती है क्या किस्मत है मेरी। ये देखने के बाद नुआन को बहुत गुस्सा आ चुका था। उसे लगा था कि कहीं ये मेरी एंगेजमेंट ब्रेक ही ना करवा दे, इसलिए डॉन का हाथ पकड़ लेती है और सोचती है कि मेरी सिस्टर आ चुकी है और वो अपनी आंटी को बोलती है, यानी कि शीना को, कि ये मेरी सिस्टर है। पता है शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इतने सालों से अब्रोड में ही रह रही थी, पता नहीं यहाँ क्या ही करने आई है। ये सुनने के बाद शीना को थोड़ा डाउट होता है क्योंकि फई और यान बहुत क्लोज नजर आ रहे थे और यान फई में इंट्रोस भी दिखा रहा था और कह रहा था कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम कहाँ चली गई थी। शीना आकर कहती है, अच्छा बेबी तुम इसको जानते हो क्या, लगता है तुम्हारी फ्रेंड है। नुआन बोलती है, बचा कर रखना अपने फियोंसे को, क्योंकि फई को आदत है किसी और के मैन का चुराने की। फई कहती है, ये डायलॉग तो मुझे मानना चाहिए ना, क्योंकि डॉन मेरा फियोंसे था और बाद में तुमने उसको चुरा लिया था, यानी कि तुम तो अपनी माँ की जैसी ही निकली। तभी यहाँ पापा आ जाते हैं और वो तो फई को हिट करने वाले थे, पर लेकिन माँ ने अपनी मम्मा को बचा लिया था। पापा कहते हैं, तुम अपनी बेटी को भी लेकर आई हो क्या, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। स्टेप में भी पापा की कान भरने लगी थी और कहती है, कोई बात नहीं, खुद समझ करो। लेकिन पापा तो गुस्सा कैसे ही ना करते। माँ यान को देखता है और सोचता है, अरे ये तो मेरे जैसे ही है, इसकी आंखें भी मेरी जैसी है। और शिट, कहीं मेरे पापा तो नहीं है ना। लेकिन फई को ये बात सीक्रेट ही रखनी थी, उसने आज तक माओ से ये बात शेयर नहीं की थी, इसलिए ये दोनों सेकंड फ्लोर पर चले जाते हैं। यहाँ पर यान बोलता है कि मैं वेडिंग की डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। सीना सोचती है, मुझे यहाँ पर नजर रखनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि हमारी फई अपने बेटे का हैंड वॉश करवा रही थी, लेकिन माओ शैतान था, यहाँ से भाग जाता है। जैसे ही फई भी बाहर जाने वाली थी, यहाँ पर यान आ जाता है। यान बोलता है कि तुम कहाँ चली गई थी, पता है ना 5 साल पहले हम दोनों के बीच में क्या हुआ था। तुमने मुझे पैसे दिए थे, मैं क्या तुम्हें कोई कॉल बॉय नजर आता हूँ, मैं यान ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। फई कहती है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। यहाँ पर आ चुकी थी शीना, वॉशरूम के बाहर बोलती है, यान बेबी तुम यहीं पर हो ना। यान आवाज ही देने वाला था, लेकिन फई उसे किस कर लेती है, क्योंकि फई को यान का मुंह बंद जो करवाना था। शीना यहाँ से चली गई थी, लेकिन जब फई बाहर निकलती है, सीना ने सब कुछ देख लिया था। वो सोचती है, मुझे कुछ तो करना होगा। अब हम देखते हैं फई का आने का रीजन और कुछ नहीं था, पापा ने उसको बुलाया था। पापा कहते हैं, मैंने तुम्हारी मैरिज फिक्स कर दी है, वो कंपनी का हु है और पता है उसका भी एक बेटा है, तो तुम्हारे बेटे से भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फई कहती है, मैं ऐसे किसी बदतमीज लड़के से शादी नहीं करूंगी, मुझे पता है वो एक क्रिमिनल है, उसके ऊपर कितने सारे पुलिस केस भी है ना। आप क्या चाहते हैं मैं उससे शादी करूं? अगर करूंगी तो मुझे आपकी कंपनी के 5% शेयर्स चाहिए और एक अच्छी पोजीशन भी आपकी कंपनी में। वैसे वो कंपनी तो मेरी माँ की ही थी ना। पापा गुस्सा करते हैं कि तुम ये क्या डिमांड्स दे रही हो, तुम अपनी फैमिली के लिए क्या शादी नहीं कर सकती। फई कहती है, नो नो पापा, मैं शादी नहीं करने वाली। अगर मुझे शेयर्स और कंपनी में एक पोजीशन नहीं मिली तो आप तो बोले जाइए, मुझे अच्छे से पता है वो कंपनी से आपको बहुत इन्वेस्टमेंट मिल रही है, तो थोड़ा फायदा मेरा भी तो होना चाहिए ना, या फिर आपको बैंकरप्ट होना है। पापा को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो हाँ कह देते हैं। या फई अपने रूम में आती है तो देखती है कि माओ शावर ले रहा था। माओ कहता है, मम्मा ऐसे किसी मैन को देखना ना अच्छी बात नहीं होती, मैं शावर ले रहा हूँ ना। फई कहती है, लेकिन तुम तो मेरे क्यूट से बेटे हो। अच्छा, मैंने तो तुम्हें बहुत बार ऐसे ही देखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर माओ गुस्से में फई को भगा देता है। फई सोचती है, अच्छा है मेरा बेटा कितना खुश है यहाँ पर, लेकिन अब उन सभी के बारे जिसने मुझे परेशान किया है। अगले दिन तो फई ने अपने बेटे को मीना के वहाँ भेज दिया था। मीना माओ का अच्छे से ख्याल रख रही थी। मीना कहती है, फई आगे क्या करने का सोचा है तुमने? फई कहती है, बहुत सही प्लान है मेरे पास। यहाँ फई शॉपिंग करने के लिए आई थी, वो एक ड्रेस पिक करती है, लेकिन एम्प्लॉय बोलती है ये ड्रेस डिफेक्टिव है, इसलिए आप उसको छोड़ दीजिए। लेकिन तभी यहाँ शीना और नुआन आ जाते हैं। नुआन कहती है, आंटी आपको ये ड्रेस बहुत अच्छा लगेगा, वैसे भी मेरी बहन तो प्रेग्नेंट हो गई थी ना, उसकी बॉडी भी फूल चुकी है, मोटी हो चुकी है, वो उस पर इतना अच्छा नहीं लगेगा। सीना को भी इतनी तारीफें सुनने के बाद हवा में उड़ना ही था ना। वो कहती है, हाँ हाँ मुझे ये ड्रेस अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा, ब्लैक कलर मुझ पर सूट भी करता है। नुआन कहती है, इसलिए आप ये ड्रेस परचेज कर लीजिए। वही कहती है, पर मुझे भी ये पसंद है, मैं किसी को नहीं देने वाली, वैसे भी जो फर्स्ट आता है ड्रेस उसी की हो जाती है ना।
ये तो छोटे मोटे मैनर्स है, क्या आप लोगों को ये भी नहीं पता? लेकिन यहाँ ये दोनों बोलने लगी थी, नहीं ये ड्रेस तो हम ही लेंगे। और शीना और नोआन मिलकर इस ड्रेस का बहुत ज्यादा प्राइस पेमेंट करने को भी रेडी थी। फिर कहती है नहीं नहीं, ये ड्रेस फिर भी मुझे ही चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। नोआन बोलती है तुम्हारे पास क्या इतने पैसे हैं? शीना कहती है देखो, ऐसे अपनी सेविंग्स इस ड्रेस पर ना उड़ाओ, क्योंकि तुम्हारा एक बेटा भी तो है ना। वही कहती है अच्छा अच्छा, आप सही कह रही हो, चलो ये ड्रेस आप ही रख लीजिए। अब क्या था, हमारे शीना ने तो पेमेंट भी कर दिया था। नुमान कहती है आप ये ट्राई क्यों नहीं करती, बहुत सुंदर लगेगी। वैसे भी मेरी सिस्टर को क्या ही अच्छा लगेगा, इतनी बदसूरत जो दिखती है। यहाँ पर शीना इतराती हुई मटकाती हुई आती है, लेकिन ड्रेस तो निकल चुकी। नुमान कहती है ये ड्रेस ठीक क्यों नहीं हो रही है? एम्प्लॉय कहती है डिफेक्टिव है, आपको पहले ही तो बोला था। यहाँ पर ड्रेस रिटर्न भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि रिटर्न पॉलिसी तो थी ही नहीं। अब क्या था, नोआन चली जाती है अपनी आंटी को लेकर। वो एम्प्लॉय बहुत खुश हो जाती है और बोलती है मैं आपके लिए एक स्पेशल ड्रेस रेडी करवाती हूँ। यहाँ पर वो व्हाइट ड्रेस पहनकर सोई बहुत प्रीटी लग रही थी और वो सोचती है ये ड्रेस मेरे लिए ही बनी है। तभी यान आता है और कहता है तुम वाकई में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, क्या मैं इस ड्रेस की पेमेंट कर दूं? फिर कहती है तुम्हें मेरे लिए नहीं, लेकिन अपनी फियांसे सीना के लिए पेमेंट करना चाहिए। वैसे ये गुड आइडिया है ना? शियान बोलता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हें तो पता है ना मैं तुम्हारे लिए क्या था। सोई हमारे यान के साथ फ्लर्ट करने लगी थी और कहती है ऑफ कोर्स तुम्हारे पास पैसे है, इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम कैसे भूल गए अब मैं किसी की मॉम हूँ। ये सब कुछ शीना ने देख लिया था और फिर ये जानकर तो कर रही थी, क्योंकि उसको शीना को ये सब कुछ दिखाना जो था। शीना आकर कहती है चैरिटी पार्टी में तुम मेरे साथ चलोगे ना? यान कहता है चलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही तो नहीं है। अब शीना को लग रहा था किसी भी हालत में मैं यान को अपना ही बनाऊंगी, मिसेस यान की पोजीशन मेरी ही है। इसलिए वो लड़ाई करने के लिए पहुंच जाती है वही के पास। फिर कहती है वैसे यान बहुत हैंडसम है ना, मानना पड़ेगा, बिल्कुल मेरे टाइप का है। शीना कहती है तुम मुझसे फ्लर्ट मत करना, लेकिन फिर स्माइल कर कर चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं रात में पार्टी चल रही होती है, जहाँ पर यान शीना के साथ आता है। ये दोनों को देखकर सभी तो तारीफें ही करने लगे थे, ये लोग कितने अच्छे लगते हैं, साथ में बेस्ट कपल ऑफ द ईयर बन सकते हैं। यहाँ पर तो नुहान भी बोलती है आंटी आपको ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। शीना कहती है ये यान ने मुझे दिलवाई है ना प्रीति? यहाँ पर क्या था, तारीफों के बीच में हमारे शीना का तो मुंह ही फूल चुका था। तभी यहाँ आ जाती है फई, और वो भी अपने बेटे को लेकर। फई को देखकर वो की माँ उसके पास आती है और कहती है मेरा बेटा तुमसे शादी कभी नहीं करेगा, देखो ना तुमने कैसे कपड़े पहने और शरेआम सभी को इन्वॉल्व भी कर रही हो, सभी को पटाने की ट्राई कर रही हो। फई कहती है वैसे भी आपके क्रिमिनल बेटे से शादी कौन ही करेगा, मुझे भी कोई शौक नहीं है, अगर आपको नहीं करवानी तो मैं कौन सी मरी जा रही हूँ। और यहाँ पर वो रोने लगी थी और कहती है आंटी आप मेरे बेटे को उल्टा सीधा क्यों कह रही हो, वो अभी इतना छोटा है, इतना मासूम है। अब क्या था, सभी लोग आकर वो की मॉम को उल्टा सीधा सुनाने लगे थे कि कितनी गंदी आंटी है ना। और यहाँ पर तो माओ भी अपनी मॉम का फुल टू साथ दे रहा था। फई को देखकर डोंग उसके पास आता है और कहता है कि तुम तो और भी प्रीटी बन चुकी हो। नुहान कहती है क्या मैं प्रीटी नहीं हूँ, हम दोनों बहुत अच्छी कपल है ना। फई कहती है हाँ बहुत अच्छे हो, चलो शादी क्यों नहीं कर लेते जल्दी, वैसे भी तुम्हें दूसरों की फियांसे को। नुहान लिटरली डोंग से चिपक रही थी और कह रही थी कि अब तो हम दोनों की बहुत जल्दी शादी होने वाली है, आई होप तुम अपसेट तो नहीं होगी ना। फई कहती है तुम अपनी मॉम जैसी हो, मैं भला अपसेट क्यों ही रहूंगी। माँ कहता है मॉम मुझे वॉशरूम जाना है। वो की मॉम वो के पास आकर बोलती है कि तुम्हें फई से शादी नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है, वो बहुत चालाक लड़की है। वो कहता है कोई बात नहीं, अगर चालाक भी है तो, लेकिन प्रीति भी तो है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं शादी फई से ही करूंगा। और वो के बेटे और फई के बेटे के बीच में लड़ाई हो चुकी थी। यहाँ पर माओ बेचारा अकेला खड़ा हुआ था, जो वो की मॉम थी वो तो माओ को पता नहीं क्या कुछ सुनाई जा रही थी। तभी फई आकर बोलती है कि आप मेरे बेटे से दूर रहिए, उस पर हाथ उठाने की ट्राई भी कैसे की। वो की मॉम कहती है कि देखो तो अपने बेटे को पता नहीं क्या क्या सिखा कर रखा है, पोते को कैसे हिट कर सकता है। माँ कहता है कि मेरी चॉकलेट छीन रहा था और इसने भी मुझे हिट किया था। यहाँ पर फिर भी वो की मॉम को ज्यादा ही सुनाई थी। यहाँ पापा भी आ चुके थे और वो माँ से बोलते हैं कि माफी मांगो। फई कहती है मेरा बेटा किसी से माफी नहीं मांगेगा। अब सभी लोग बातें करने लगे थे माँ के बारे में कि कितना बदतमीज लड़का है ना। तभी यहाँ यान आ जाता है और कहता है कि ये मेरा बेटा है, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसको कुछ भी कहने की। अब तो वो की मॉम बहुत डर चुकी थी और कहती है
नहीं नहीं, मैं तो बस प्यार से समझा रही थी और यहाँ से चली जाती है। वही कहती है, क्या तुम दोनों पहले भी मिल चुके हो? एक्चुअली जब माओ अकेला था तब यान उसके पास गया था और वो पूछ रहा था कि तुम्हारे पापा क्या करते, तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं। माओ कहता है, मैंने अपने पापा को आज तक देखा नहीं है। यान कैंडी दे रहा था तो माओ बोलता है, वैसे ये खाना शहद के लिए ठीक नहीं रहता और मुझे किसी स्ट्रेंजर से बात करनी भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन यान बहुत प्यार से बात करता है और माओ को बोलता है कि हम दोनों फ्रेंड्स नहीं बन सकते क्या, या फिर मैं तुम्हारा गॉड फादर बन जाऊं। अब ये जानने के बाद फई सोचती है, क्या बात है, लेकिन मुझे माओ को यान से दूर रखना होगा। क्या फई भी जाने वाली थी, लेकिन माओ उसे बहुत क्लोज कर लेता है और कहता है कि 5 साल पहले भी तुम भाग चुकी थी ऐसे ही, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से कहीं दूर नहीं जाने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। वही कहती है, ये बात मत बोलो, तुम्हारे लिए सीना भी है। शीना जानकर गिर जाती है और कहती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। यान उसे उठाकर जा रहा था और सीना स्माइल कर रही थी। ये सब कुछ प्लान तो चुड़ैल शीना का ही था। शीना हॉस्पिटल में कहती है, यान तुम कितने अच्छे हो ना, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। यान कहता है, अब तुम ठीक हो तो मुझे चलना चाहिए। वो रूम के बाहर आता है तो असिस्टेंट बोलता है कि मुझे लगता है माओ आपका बेटा नहीं है, क्योंकि वो तो 6 साल का है। अगर आपका बेटा होता तो वो 5 साल का होता ना। यान बोलता है, फिर भी सभी इन्वेस्टिगेशन करवाओ, मुझे माओ के बारे में सब कुछ जानना है। अब ये बात शीना ने सुन ली थी। शीना सोचती है, मिसेस यान की जो पोजीशन है वो तो मेरी है, और अपने पापा को कॉल करके बोलती है, यान फई और उसकी बेटी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, आपको किसी भी हालत में वो रोकना ही होगा। फई के घर पर स्टेप मॉम पापा को भड़का रही थी और कह रही थी कि देखो ना, सबके सामने फई तो यान पर चांस मार रही थी और इन दोनों की नजदीकियां सभी लोगों ने देखी हुई थी। सोचो हमारी फैमिली रेपुटेशन का क्या होगा, आपको फई को अच्छे से समझाना चाहिए ना। तब यहाँ फई आती है और कहती है, देखो ये क्या भी कौन रहा है जो खुद प्रेग्नेंट होकर मेरे घर पर आ चुकी थी और जिसकी वजह से मेरी मॉम की डेथ हो चुकी थी। स्टेफर बोलती है, लेकिन शीना तो यार की फियांसे है ना, तुम्हें सोचना चाहिए। फई कहती है, मेरे पापा भी किसी और के हस्बैंड थे, क्या आपने ये बात सोची थी? आप खुद इतनी गिरी हुई हो और आप मेरे बारे में बातें कर रहे हो। कहना पड़ेगा, आप में शर्म नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर फई तो बिल्कुल बिंदास लड़की लग रही थी और अपने स्टेप मॉम का मुंह बंद करवाने के लिए एक मौका नहीं छोड़ती, बहुत सुनाती है। इवन की पापा को भी कहती है कि समझाती ना अपनी वाइफ को, वरना मेरा हाथ उठ चुका ना तो आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। बाद में फई अपनी बेटी के पास आती है, उसकी मलहम पट्टी करती है। यहाँ पर स्टेप मॉम आती है हमारी नुआन के पास। नुआन कहती है, फई ने तो 5% शेयर्स की भी डिमांड की है और एक कंपनी में जो पोजीशन की, आपने तो कहा था ये सभी प्रॉपर्टी मेरी होगी, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि पापा फई को भी अपनी प्रॉपर्टी देने वाले हैं। ये सुनने के बाद स्टेप मॉम कहती है, उसकी शादी वो से होने वाली है, तुम्हें तो पता ही है ना वो कितना बड़ा क्रिमिनल है, उसने पता नहीं कितने कितने लोगों को मार दिया है। तो अगर उसकी फई के साथ शादी हो गई तो फई भी ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगी। ये सुनने के बाद नुआन बहुत खुश हो जाती है और अपनी मॉम को बोलती है, मॉम आप बेस्ट हो। अगले दिन से ही हमारी फई ने कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। ज्वाइन क्या कर लिया था, सभी पावर ही अपने हाथों में ले लिया था। या वो देखती है कि यान के कंपनी के बहुत सारे एक्स एम्प्लॉय फई की कंपनी में काम कर रहे हैं, यानी कि कियान ग्रुप में। वो सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है और कहती है इन सभी को फायर कर दो। बाद में फई यान को कॉल करती है और बोलती है, वैसे तुम्हारी कंपनी के एक्स एम्प्लॉय मेरी कंपनी में क्या कर रहे हैं? लग रहा है कि ये जानकर तुम ही सब कुछ कर रहे हो। यान कहता है, क्या करूं, मुझे तुम्हारे बारे में पता जो लगाना था। वैसे तुम मुझे अंकल मत कहो, मैं तुमसे सिर्फ 8 साल ही तो बड़ा हूँ। वही कहती है, फिर भी तुम तो हो तो अंकल ही ना, ओल्ड हो चुके हो। यहाँ पर यान को बहुत गुस्सा आ जाता है। स्टेप मॉम को पता चलता है कि वही कंपनी के शेयर्स बाहर से भी खरीद रही है और स्टेप मॉम के जितने भी एम्प्लॉयज कंपनी में हैं उन सभी को एक एक कर निकाल रही है। स्टेप मॉम सोचती है इसका तो मुझे इलाज करना पड़ेगा। तभी नुआन आती है रोती हुई और बोलती है, फई ने मुझे कंपनी से निकाल दिया है, आप कुछ करती क्यों नहीं हो? स्टेप मॉम कहती है, इसकी इतनी हिम्मत हो गई, लगता है कि अब मुझे बताना होगा कि मैं हूँ कौन। फई जैसी ऑफिस से घर आती है, यहाँ पर उसको मिल्क मिलता है। देखो लगा था कि ये मिल्क माओ ने रखा है, इसलिए वो पी लेती है और वॉशरूम में शावर लेने के लिए जाती है, लेकिन उसको चक्कर आने लगे थे। फई समझ जाती है कि मिल्क में कुछ तो मिला हुआ था और तुरंत ही यान को कॉल करती है और कहती है कि जल्दी से मेरी हेल्प के लिए आ जाओ। यान कहता है, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। यान फई सोचती है ये किसने किया होगा। जैसे वो बाहर जाने वाली थी उसको वो नजर आता है। वो कहता है, मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम जरा मेरे पास आ जाओ ना। फई कहती है,
ऐसे कैसे आ सकती हो? मुझे गेस खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो क्यों ना हम ब्लाइंड फोल्ड वाला गेम खेले। और वो तो रूम से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी यान आ जाता है और वो फई को कहता है, तुम ठीक तो हो ना? फई कहती है, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे लिए क्या तुम एक काम करोगे? तुम नुआन को बेहोश कर यहाँ ला सकते हो क्या? यान कहता है, हाँ क्यों नहीं। और वो कुछ टाइम में ही नुआन को भी यहाँ लेकर आ चुका था। यान को बहुत गुस्सा आ रहा था ऊपर, लेकिन फई उसको जैसे तैसे रोक लेती है। यहाँ पर फई बाहर आती है। यान उसे संभालने की ट्राई कर रहा था, लेकिन फई तो यान को किस करती है और कहती है, तुम बहुत हैंडसम हो, कितनी गुड लुकिंग दिखते हो ना। और अगली बार बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ? मुझे तुम अच्छे नहीं लगते, कितने घटिया दिखते हो। फिर दूसरे पर उसकी क्लोज जाती है। ऐसे करते करते फई ने यान की नाक में दम कर रख दिया था। यहाँ वो सोचता है, इस लड़की का मैं क्या ही करूँ। फई बाद में बाथटब में जाती है। यान उसे उठा कर लाता है और कहता है कि सो जाओ। फई कहती है, तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं सो जाते? यान बेचारा जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल कर रहा था। देखते हैं मॉर्निंग में फई के रूम पर एक मेड जाती है और कहती है कि आपका काम हो चुका है, पर लेकिन स्टेप मॉम आगे सुनती ही नहीं है। और ऐसे ही रूम में जाती है, वो देखती है कि नुआन के साथ तो यहाँ पर वो है। वो कहती है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेड को भी पैसे देकर उसने नो बंद करवा दिया था, और यहाँ पर हमारी नुआन तो रोने ही लगी थी कि अगर ये बात डॉन को पता चल चुकी तो मेरी शादी होगी ही नहीं ना। आप कहो मैं क्या ही करती? मुझे लगता है ये सब कुछ फई की प्लानिंग है। स्टेप मॉम कहती है, नहीं नहीं तुम टेंशन मत लो, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि सबके सामने तुम्हारा ये राज खोलेगी। वैसे तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वो को याद भी करना चाहिए, वो तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं स्टेप मॉम किसी को कॉल करती है और कहती है, यह प्लान फेल हो चुका है, लेकिन बहुत जल्दी मैं एक नया प्लान बना लूंगी। वो जिससे बात कर रही थी वो और कोई नहीं लेकिन शीना थी। यहाँ फई तो यान के घर पर थी। ये लोग साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, क्योंकि आज नुआन की शादी थी। यान कहता है, तुमने उसके लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर किया है या नहीं? फई कहती है, मैं तो ये भी डिसाइड नहीं किया कि मैं आज पहनूंगी क्या। फई कहती है, वैसे कल रात हम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं था ना? यान कहता है, ऑफ कोर्स हुआ था, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को रेडी हूँ ना। फई कहती है, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर हमारा यान का असिस्टेंट आता है, जिसने फई के लिए एक ड्रेस पिक की थी। यान कहता है, ये मेरी पसंद की ड्रेस है। यहाँ पर हमारी फई ट्राई करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो सुनती है कि यान तो शीना के साथ बात कर रहा है और शीना उसे कह रही है कि तुम मुझे पिकअप करने के लिए आओगे ना, क्योंकि शादी में मैं तुम्हारे साथ ही जाना चाहती हूँ। यान कहता है, ऑफ कोर्स। फई सोचती है, मैं कैसे भूल गई, इसकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है। यहाँ पर वेडिंग रूम में भी नुआन बहुत अपसेट थी और बहुत डर रही थी। स्टेपमॉम कहती है, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, कोई भी उसका मुंह नहीं खोलेगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। नुआन कहती है, लेकिन फई किसी को भी ये चीज बता सकती है, उसको तो सब पता है ना। फई आकर बोलती है, सही कहा, मैं किसी को भी बोल सकती हूँ। स्टेपमॉम बोलती है, तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? फई कहती है, जो तुम मेरे साथ करने वाली थी वो तुम्हारी बेटी के साथ हो गया, इसमें तुम्हें कौन सा रिग्रेट हो रहा है? वैसे तुम्हें सोचना चाहिए, जो गड्ढा तुम दूसरों के लिए खोदती हो सकता है कि उसमें तुम ही गिर जाओ। या फई नुआन को कहती है, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना, तुम्हारा पेट बाहर निकल रहा है। नुआन बोलती है, मैंने तो पिल्स ली ही नहीं थी माँ, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? अब तो स्टेपमॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी ये शादी करवा कर ही रहूंगी। यहाँ बाहर आकर फई अपनी फ्रेंड मीना से बात करती है, सब कुछ रेडी रखना, वेडिंग का सिस्टम हैक कर लेना और वहाँ पर हमारे नुआन की अच्छे से फिल्म चला देना। मीना कहती है, हाँ कोई बात नहीं, मैं समझ चुकी हूँ। यहाँ पर फई जा रही थी, उसके सामने से यान और शीना आ रहे थे। शीना जैसे ही फई को देखती है, वो तो यान से लिटरली चिपकने ही लगी थी। अब शादी की सेरेमनी भी स्टार्ट हो जाती है। डॉग नुआन के साथ बहुत खुश था और इसको एक रिंग पहनाता है। तभी नुआन की यहाँ फिल्म चलने लगती है। सभी लोग उसको देखकर पागल हो चुके थे, स्पेशली नुआन। स्टेप मॉम भी देखकर बोलती कि इसको बंद करो। पापा कहते हैं कि फेक वीडियो है, कोई भी इस पर ट्रस्ट मत करना। लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पर सभी लोगों को पता चल चुका था कि नुआन कैसी लड़की है। पापा कहते हैं, लगता है ये सब कुछ फेक है, क्योंकि मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है ना। सभी लोग कह रहे थे, नहीं नहीं ये वीडियो फेक ही हो सकता है। स्टेपमॉम समझ जाती है कि ये सब कुछ फई ने किया था, इसलिए वो उसे बोलती है कि ये सब कुछ तुमने किया है ना, बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही हो। फई कहती है, आप ये क्या बोल रही हो स्टेपमॉम, देखो आपकी बेटी किसी और के साथ है, वो भी एक बेड पर, तो इसमें मेरी क्या गलती है? देखो आप मुझ पर ये खामखा का इल्जाम लगा रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया।
यान कहता है मुझे नहीं लगता ये शादी करनी चाहिए। वैसे तुम लोगों ने हमारी रेपुटेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। और नोवान किसी और के साथ थी क्या? नोवान कहती है नहीं नहीं, ये सब कुछ झूठ है, ये वीडियो फेक है। यहाँ पर वो भी बोलता है मैं तो नोवान को जानता भी नहीं हूँ। अब क्या था, फई ने एक ऑडियो भी चला दी थी जहाँ स्टेप मॉम बोलती है कि मैं आपका काम जल्दी कर दूंगी। फई इस बार बच चुकी है और मेरी बेटी फंस चुकी है, लेकिन दूसरी बार ऐसा नहीं होगा। अब फई स्टेप मॉम से पूछती है बताइए आप ये सब कुछ किसके कहने पर कर रहे थे? ऑब्वियसली बात है स्टेप मॉम शीना का रंग थोड़ी ना ले सकती थी, इसलिए कहती है नहीं ये सब कुछ तो मैंने खुद से किया है। वह कहती है तो ये वीडियो फेक तो नहीं होगा ना? अब क्या था, स्टेप मॉम अपने ही जाल में फंस चुकी थी। यान कहता है कि ये शादी मैं कैंसिल करता हूँ। या शीना उसे मनाने की ट्राई करती है, लेकिन यान उसे बोलता है कि तुम मेरी फैमिली मैटर से दूर रहो। अब क्या था, फई ने बहुत एंजॉय कर लिया था। वापस वो मीना के घर आती है और कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे जानना है कि मेरी मॉम की डेथ कैसे हुई है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी मॉम को कोई डिप्रेशन नहीं था, वो इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। वैसे मुझे लगता है कि इसके पीछे भी मेरी स्टेप मॉम ही है। मीना कहती है चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जितनी भी हेल्प चाहिए मुझे बता देना। यहाँ पर पापा बहुत गुस्से में थे क्योंकि वो कह रहे थे कि तुम्हें वो से शादी करनी होगी। नुमान कहती है नहीं मैं उससे शादी नहीं करूंगी, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पापा कहते हैं तुम्हारी वीडियो वायरल हो चुकी है, भला कौन ही रिच मैन तुमसे शादी करेगा, वो तो वो कर रहा है, इसलिए तुम्हें वो से ही शादी करनी होगी। अगर शादी नहीं की तो इस फैमिली से बाहर निकल जाना। स्टेप मॉम कुछ नहीं कह पाती। यहाँ पर पापा के जाने के बाद नुमान कहती है मॉम मुझे शादी नहीं करनी है वो से, आप समझती क्यों नहीं हो? स्टेप मॉम कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हारी शादी वो से तो नहीं होने दूंगी। अब हम देखते हैं यान ने डिसाइड कर लिया था कि वो की कंपनी को बैंकरप्ट करवा देगा, क्योंकि वो ने यान की जान को परेशान जो किया था। यहाँ वो कहता है मेरी वुमन को जो भी टच करेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब क्या था, असिस्टेंट सोचता है मेरा काम बढ़ चुका है। यान कहता है मुझे लंच करना है और वो भी मेरी क्यूट से बेटे के साथ, तो जल्दी से एक रेस्टोरेंट बुक करवाओ, वहाँ पर स्पाइसी और स्वीट दोनों ही फूड होना चाहिए। अब हम देखते हैं वही अपने बेटे को पिक करने के लिए जाती है स्कूल से, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि माओ का गॉडफादर उसे लेकर चला गया है। वह यान को कॉल कर बोलती है मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ तुम्हारी कंप्लेन करने के लिए। यान कहता है अरे नहीं नहीं, मेरा माओ तो मेरे साथ ही लंच कराए और तुम भी मेरे पास आ जाओ, वो भी जल्दी से। वही भी रेस्टोरेंट आ चुकी थी। वो माओ को कहती है मैंने कहा था ना कि किसी स्ट्रेंजर के साथ मत जाना। माओ कहता है लेकिन ये तो गॉडफादर है ना, स्ट्रेंजर थोड़ी ना है। यहाँ पर फई लंच कर रही थी, उसे सब कुछ पसंद आ रहा था। यान कहता है मैंने स्पेशली तुम्हारे फेवरेट डिशेस को ही ऑर्डर किया था, वैसे तुम मुझे इग्नोर मत करना। और वो तो उसे अपने हाथों से भी खिलाना चाहता था। फई कहती है मुझे तुम्हारे हाथों से नहीं खा, तुम अपने माओ को क्यों नहीं खिलाते? माओ कहता है मुझे तो खाना ही है। और यहाँ पर ये तीनों को देखकर लग रहा था कि कितनी क्यूट फैमिली है ना। अगले दिन फई जो कि अपने ऑफिस में थी, यहाँ पर मीना कॉल कर बोलती है लगता है कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, तुम्हारी कंपनी के बारे में न्यूज में पता नहीं क्या क्या आ रहा है, तुम जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। फई कहती है क्या हुआ है, और वो असिस्टेंट से पूछती है। असिस्टेंट बोलती है कि यहाँ बाहर एक लेडी तमाशा कर रही है, कह रही है कि हमारे फूड प्रोडक्ट से उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। और वो लेडी सच में बहुत रो रही थी और कह रही थी कि मेरे हस्बैंड ने इस कंपनी का ही फूड पैकेट खाया था और उसके बाद ही उसकी डेथ हो गई थी, उसको फूड पॉइजन हो चुका था। फई आकर कहती है ऐसा नहीं हो सकता, आपके पास कोई एविडेंस है क्या? तभी यहाँ यान भी आ जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि फई ने कुछ भी किया होगा, उसकी कंपनी की प्रोडक्ट्स बहुत जेन्युइन है। मैं इस मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जल्दी आ जाएगी। अब हम देखते हैं जैसे ही फई को होश आता है, वो बहुत बीमार थी पर वो कहती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? यान कहता है कहीं तुम्हारे हेड पर लग तो नहीं चुका ना? फई कहती है अच्छा अच्छा मुझे याद आया, वैसे अगर मैं बीमार थी तो मुझे हॉस्पिटल भी तो लेकर जा सकते थे ना, तुम अपने घर पर क्यों लेकर आ चुके हो मुझे, और मैंने कपड़े किसने चेंज किए? यान कहता है वो मेड ने किए है, और अगर मैं हॉस्पिटल जाता तो वहाँ भी तो रिपोर्टर्स होते ना, इसलिए तुम्हें मैं अपने घर पर लेकर आया हूँ। वही कहती है ये सब कुछ किसने किया होगा, मुझे चेक करना होगा। यान कहता है पर मैंने तो ऑलरेडी चेक कर लिया है, चाहे तुम्हें जानना है तो मुझसे प्यार से बात करो। लेकिन फई तो प्यार से बात बिल्कुल करने वालों में से नहीं थी। वो कहती है ना बताओ, मैं अपने आप से ही पता लगा लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी बहुत कैपेबल हूँ और तुम्हें मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। तो अपने फियांसे के बारे में क्यों नहीं सोचते? शीना तो तुमसे बहुत प्यार करती है ना, और 5 साल पहले जो भी हुआ था ना उसे भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास अभी शीना है। यान कहता है क्या तुम शीना से जेलस फील कर रही हो? और तुम्हें तो पता है ना मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है,
फई कहती है ये सब कुछ मुझे नहीं पता। अब हम देखते हैं कि यान ने सब इन्वेस्टिगेशन करवाई थी और उसे पता चला था कि ये सब कुछ नुआन और स्टेप मॉम का किया जा रहा है। पापा बहुत गुस्से में थे क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन दांव पर जो लगी हुई थी। और यहाँ पर स्टेप मॉम बोलती है ये सब कुछ और किसी ने नहीं लेकिन फई ने किया है, उसने अच्छे से काम ही नहीं किया है। नुआन कहती है आप उससे कंपनी वापस ले लीजिए और वो सभी शेयर्स भी, अगर वो कंपनी मैं संभालती तो ऐसा न होता। पापा फिर भी बहुत गुस्से में थे। स्टेप मॉम बोलती है कि आप नुआन को क्यों डांट रहे हो, आपको तो फई को कहना चाहिए ना। तभी यहाँ फई आती है और कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सब कुछ तो आपकी बिलोइड वाइफ और नुआन ने किया है। स्टेप मॉम कहती है तुम्हारे पास क्या एविडेंस है, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी किया है। लेकिन यहाँ तो यान के पास बहुत सारे एविडेंस भी थे। अब क्या था, नुआन बुरी तरीके से फंस चुकी थी, वो तो माओ को हर्ट भी करने वाली थी। ये देखकर फई बहुत डर चुकी थी। पापा कहते हैं कि अपने सिस्टर को माफ कर दो। याद कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता मेरी माँ पर कोई हाथ उठाए, इसलिए माफी तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। और यहाँ पर वो बहुत गुस्सा करता है और चला जाता है। नुआन सोचती है अब मैं गई, अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। बाहर आने के बाद यान कहता है क्यों ना तुम मेरे घर पर चलो। वही कहती है नहीं मुझे होटल में जाना है। क्यों सा माओ कहता है अरे मम्मा क्यों ना हम अंकल के घर पर ही रहने के लिए चले जाते हैं, वो कितने अच्छे है ना। वही सोचती है ये मेरे बेटे को बहला फुसला रहा है। अब हम देखते हैं मॉर्निंग में यान और माओ एक ही रूम में थे। यहाँ पर तभी यान को कॉल आता है शीना का और वो कहती है कि हमारी शादी कब होगी। मुझे लगता है कि शादी कर लेनी चाहिए। यान कहता है क्या मुझे नहीं पता, ये जो सब कुछ फई के साथ हुआ है वो तुमने नहीं करवाया है और मैं बहुत जल्दी हमारी एंगेजमेंट ब्रेक कर दूंगा। शीना यान के ग्रैंडपा को कॉल करती है और बोलती है कि आप अब्रोड से वापस कब आने वाले हो, जल्दी आ जाइए ना, क्योंकि शीना को पता था कि ग्रैंडपा उसे कितना लाइक करते हैं। यहाँ हम देखते हैं ब्रेकफास्ट में यान, फई और माओ तीनों ही बहुत मस्ती कर रहे थे। यहाँ माओ भी हमारे यान के साथ बहुत खुश था। बाद में फई जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग पे, जहाँ पर सभी लोग बोल रहे थे कि फई तुम्हारी एज बहुत कम है और तुम्हारा एक बेटा भी है, लगता है कि इस कंपनी को तुम नहीं संभाल पाओगी, नुआन ही संभालेगी, वो बहुत कैपेबल है। फई कहती है क्या हम सभी को नहीं पता क्या, सबसे ज्यादा शेयर्स मेरे पास है और आप इस कंपनी का प्रेसिडेंट अब नुआन को बनाना चाहते हो। लगता है आप सभी के दिमाग पर बोझ भरा हुआ है। मैं कह दे रही हूँ अगर कोई यहाँ से जाना चाहता है तो जा सकता है। एक बंदा बोलता है लेकिन तुमने शादी नहीं की और बच्चा भी, सोचो हमारे कंपनी के रेपुटेशन का क्या होगा। फिर कहती है तुमने शादी कर ली फिर भी इतने अफेयर्स क्यों चलाते हो, मेरे पास तुम्हारे हर एक फोटो है, अगर यहाँ नहीं रहना चाहते तो चले जाओ, फोटोज में तुम्हारी बीबी को साइन करवा दूंगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर फई को एक इन्वेस्टर चाहिए था लेकिन उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो यान को कॉल करती। यान तो बहुत गुस्से में था लेकिन जब फई का कॉल आता है तो बहुत प्यार से बात करने लगा था। फई उस क्लाइंट के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी और यान उसकी हेल्प भी करता है। जब यान प्यार भरी बातें करने वाला था तब तो फई ने कॉल ही कट कर दिया था। अब फई को पता चल चुका था कि वो क्लाइंट को कैसे इम्प्रेस करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेप मॉम आकर बोलती है मैं अपने सभी शेयर्स तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ लेकिन मेरी बेटी को जेल से निकाल दो। यहाँ पर स्टेप मॉम को पता था कि उसे हेल्प की जरूरत है लेकिन उसका एटीट्यूड अभी भी चेंज नहीं हुआ था। फई कहती है आपको क्या लगता है मैं आपकी हेल्प करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अच्छा लग रहा है कैसे आप तड़प रही हो अपनी बेटी की खातिर, ऐसे ही मेरी मॉम तड़प रही थी जब आपने उसके हस्बैंड को चुरा लिया था, जब आप प्रेग्नेंट होकर मेरे घर पर आ चुकी थी। स्टेप मॉम बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, तुम्हें अपने शेयर्स दे रही हूँ तो तुम शुक्र मनाओ और मेरी बेटी को जाने दो। लेकिन फई ने डिसाइड कर लिया था कि वो तो इस माँ बेटी को छोड़ने नहीं वाली, इसलिए कहती है कि मैं तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मेरी मॉम की डेथ का बदला मैं तुमसे लिख कर रहूंगी, मुझे उसका सच भी जानना है, बताओ उस रात क्या हुआ था। स्टेप मॉम बोलती है मुझे नहीं समझ आ रहा तुम क्या कह रही हो और न ही मुझे समझ आएगा। अब क्या था, फई का गुस्सा साथ में आसमान पर चला गया था। फई अच्छे से जानती थी कि स्टेप मॉम ने ही फई की मॉम को मारा था। यहाँ पर फई को कॉल आता है और वो हॉस्पिटल आती है। पापा बोलते हैं देखो तुम्हारी वजह से मेरी बीबी हॉस्पिटल में, उसको हार्ट अटैक आ चुका था। फई कहती है वाह वाह क्या बात है पापा, आपको तो अपनी बीबी की कुछ ज्यादा ही परवाह नहीं हो रही है, इतनी परवाह मेरी मॉम के लिए तो कभी नहीं दिखाई। पापा अपनी बेटी फई को हिट करने वाले थे लेकिन तभी यहाँ यान आ जाता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि आपकी कंपनी को बैंकरप्ट करवाना होगा, फई के खातिर मैं आपको माफ कर रहा था लेकिन अब वो माफी नहीं मिलेगी। यहाँ ये नजारे सीना ने भी देख लिए थे, उसको पता था कि कैसे यान को अपना बनाना है, इसलिए वो पापा के पास आती है और कहती है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो क्या,
आपका जितना भी लॉस हुआ है वो सभी हेल्प मैं करूंगी, यानी कि मैं आपको बहुत पैसे दूंगी। अब हम देखते हैं कि हमारी फिर एक मीटिंग में थी, तभी असिस्टेंट आकर उसको एक वीडियो दिखाती है जहाँ पर पापा बोल रहे थे कि उसकी वाइफ कोमा में है और हॉस्पिटल में है, इवन कि उसकी कंपनी की भी हालत ठीक नहीं है। ये सब कुछ किया रहा उसकी ओल्डेस्ट डॉटर फई का था, और फई तो अपनी स्टेप मॉम को बिल्कुल लाइक भी नहीं करती थी। तभी यहाँ पुलिस ऑफिसर आते हैं और फई को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जा रहे थे। कंपनी के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर थे जो कि फई को पता नहीं कौन कौन से अजीब सवाल पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ पर यार आ जाता है और सभी रिपोर्टर से बोलता है इन्वेस्टिगेशन के बाद आप सभी को एक कंफर्म न्यूज मिल जाएगी। यहाँ पर वही पुलिस स्टेशन में थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर आकर बोलता है कि आप बेगुनाह हो और आप छुड़ा सकते हो। अब यहाँ बिल होते होते मॉर्निंग हो जाती है। वो यान को हक कर बोलती है कि तुम पूरी रात जग रहे थे ना, ये सब कुछ तुमने किया है ना। यान कहता है असली बात है, मैं तुम्हें पेन में बिल्कुल नहीं देख सकता। यान फिर समझ चुकी थी कि यान उससे कितना प्यार करता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे लगता है हमारा ऐसे रहना ठीक नहीं है। यान कहता है अब चुप भी करो ना और चलो मेरे साथ। यान फई को लेकर एक क्लब में आ चुका था जहाँ पर पापा थे। एक्चुअली फई को तो पता ही था कि उसके पापा कैसे है। वो एक वीडियो दिखाती है। वीडियो में पापा स्टेप मॉम को स्टेयर्स के ऊपर से धक्का दे रहे थे। फई कहती है मैंने तो अपने स्टेप मॉम के साथ कुछ भी नहीं किया, जो भी किया है वो तो आपने किया है ना, और आप अब बताइए कि आपको क्या कहना है। पापा बोलते हैं मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल पापा हूँ, क्या तुम मुझे भी जेल भेजने वाली हो? प्लीज बेटा ऐसा मत करना। फई कहती है लेकिन आप पापा कहलाने के लायक नहीं हो, आपने मेरी मॉम के साथ बहुत गलत किया था, इसलिए आपको भुगतना होगा ना। जाइए और कन्फेस कीजिए कि ये सब कुछ आपने मेरे कहने पर नहीं किया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पापा ने कन्फेशन दे दिया था। इवन कि यहाँ पर शीना का भी नाम आया था, लेकिन शीना जानती थी खुद को बचाना कैसे है। तभी शीना के पास फई आती है और कहती है कि कहना पड़ेगा आपकी चाल बहुत इंटरेस्टिंग थी, मेरे पापा को बस फंसा लिया। अगर कन्फेस कर देगी कि ये सब कुछ तुमने किया तो हो सकता है मैं माफ कर दूंगी। शिया कहती है तुम क्या बातें कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फई एक ऑप्शन पर जाती है क्योंकि क्लाइंट की पसंदीदा जो चीज थी वो स्मोक पीप थी और यह पर उसे खरीदनी थी। यह फई ने डिसाइड कर लिया था किसी भी कीमत में वो उसको खरीदेगी, लेकिन यहाँ पर डॉन भी आया हुआ था जो फई से भी ज्यादा प्राइस देकर स्मोक पीप को खरीद लेता है और फई को कहता है कि तुम्हें ये क्यों चाहिए, एनयू के ग्रुप के प्रेसिडेंट को इम्प्रेस करना चाहती हो क्या? लेकिन ये डील तो हमें ही मिलने वाली है। फई कहती है तुम कुछ ज्यादा ही नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारे अंदर ऐसी क्वालिटी तो है ही नहीं जो तुम किसी को इम्प्रेस कर पाओ और कोई भी डील हासिल कर पाओ। डॉग कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो तो ये स्मोक पे मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तभी ना यहाँ आता है और डॉग से भी हायर प्राइस में वो स्मोक पिक को खरीद लेता है। यहाँ फई देखकर तो हैरानी हो चुकी थी। यान कहता है डॉग से कि ये तुम्हारी होने वाली आंटी है, तुम ये ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकते हो, लगता है कि तुम्हें माफी मांगनी होगी। डॉग तो हैरानी हो चुका था। वो सोचता है मेरे अंकल इसके पीछे इतने पागल क्यों है। डॉग को यहाँ माफी भी मांगनी पड़ती है। अब हम शीना को देखते हैं जिसके पापा उस पर गुस्सा निकाल रहे थे और कह रहे थे कि किसी भी हालत में तुम्हें यहाँ से शादी करनी होगी, उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करना होगा, तभी जाकर हम नंबर 1 बिजनेसमैन बन पाएंगे और तुम्हें मिसेस यान तो बनना ही बनना है, वरना मैं तुम्हें इस फैमिली से भी निकाल दूंगा, तुम शैन ग्रुप की भी डॉटर नहीं रहोगी। शीना कहती है नहीं पापा मेरे पास एक आइडिया है, और यहाँ पर बाद में शीना पहुंच जाती है डॉन के पास। एक्चुअली डॉन को अब फई पसंद आने लगी थी। उसको लगा था कि लंगोट के हाथ से अंगोट निकल चुका है, यानी कि फई निकल चुकी है, इसलिए यहाँ पर शीना और डॉन ने तो हाथ ही मिला लिया था। अब ये दोनों मिलकर काम करने वाले थे। शीना को यान चाहिए था, डॉन को फई, अब ये दोनों एक ही जैसे थे ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं फई एनयू के ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग कर रही थी। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी और सभी प्रोजेक्ट की भी। फई ने तो प्रेसिडेंट को उसका फेवरेट स्मोक पिक गिफ्ट में दिया था। यह प्रेसिडेंट बहुत इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि ये डील हम फाइनली करेंगे। तभी यह शीना आकर बोलती है इतनी जल्दी भी क्या है। फई कहती है हमारी डील फाइनल हो चुकी है। शीना कहती है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं किया है ना। वो प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मैं आपके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। प्रेसिडेंट को लगा था कि शीना यान की फियांसे है तो उसके साथ ही साइन करना चाहिए ना, कि प्रेसिडेंट फई को वो स्मोक पिप भी रिटर्न कर देते और उसको प्यार से मना भी कर देते हैं। तभी यह यान आता है और वो फई को अपने क्लोज करके बोलता है कि ये मेरे फियांसे है और आप हमारे साथ के डील नहीं करना चाहते। वो प्रेसिडेंट यान को अच्छे से जानते थे और कहते लेकिन शीना आपकी फियांसे थी ना। यान कहता है नहीं, मैंने तो शीना के साथ एंगेजमेंट कब की तोड़ दी है। अब हम देखते हैं कि यान को बहुत गुस्सा आता है डॉन पर, क्योंकि डॉन शीना के साथ मिला जो हुआ था।
यहाँ पर यान डोंग को अफ्रीका जाने का बोल देता है क्योंकि वहाँ पर भी उसकी कंपनी थी। अब हम देखते हैं कि यान जैसे ही क्लब में आता है अपनी फ्रेंड से मिलने के इवनिंग में वहाँ पर तो शीला थी। शीला यान को बोलती है कि मुझे पता है कि अब तो मुझे प्यार नहीं करते, वैसे पहले से ही तो हाथ से प्यार नहीं करते थे ना, क्या हम एंगेजमेंट ब्रेक कर ही रहे तो सेलिब्रेट कर करे। वो ड्रिंक देती है। यान को शक हो रहा था इसलिए वो बोलता है कि नहीं मुझे ये ड्रिंक नहीं चाहिए। शीना अपनी वाली ड्रिंक देती है। शीना ने अपनी वाली ड्रिंक में ड्रग मिलाया था, उसे अच्छे से पता था कि यह कितना चालाक है। यहाँ शीना ने फुल प्रूफ प्लान बनाया था कि वो यान को अपना बना लेगी, लेकिन तभी यहाँ आ जाती है फई जो कि अपने हीरो को बचा लेती है। लेकिन यान बिल्कुल होश में नहीं था और वो जैसे ही फई के साथ होटल रूम में आता है वो उसको किस करने लगा था और ये लोग यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। यान को जब होश आता है उसके पास फई नहीं थी, लेकिन असिस्टेंट बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि यान को फाइनली फई मिल जा चुकी थी। यहाँ पर एक चैरिटी इवेंट हो रहा था जहाँ शीला पहुंच चुकी थी अपने डैड के साथ। शीला को सभी लोग अभी भी यान की फियांसे ही समझ रहे थे, लेकिन यान आता है फई के साथ और सभी को बोलता है शीला के साथ तो मैंने एंगेजमेंट कब की तोड़ दी है, मेरी फियांसे तो फई है। एक्चुअली यहाँ पर शीला की बहुत इंसल्ट भी होती है। ऑब्वियसली बात थी, सभी लोग उसे यान की वजह से ही तो रिस्पेक्ट करते थे ना। अब यहाँ पर यान ही नहीं है तो शीला की कौन सी रिस्पेक्ट होगी। बाद में हम देखते हैं कि फई पर वो अटैक करने वाला था। यान शीना के पास आता है और कहता है कि मेरी फई से दूर रहना, मुझे अच्छे से पता है कि तुम उसे हर्ट कर सकती हो। फई हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी, यान उसकी केयर कर रहा था। अब हम देखते हैं शीना जाती है फिर से वो उसे मिलने के लिए। एक्चुअली वो जेल पर था और शीना चाहती थी कि अभी भी उसका मुंह तो बंद ही रहे, इसलिए बहुत पैसे ऑफर करती है। हॉस्पिटल में माओ फई के पास आता है और उसे बहुत सारे किस करता है और कहता है आप सिर्फ मेरी हो। यान भी फई को हक कर बोलता है नहीं ये सिर्फ मेरी है। यहाँ पर बाप बेटी के बीच में कंपटीशन हो रहा था मम्मा को लेकर। ये दोनों को देखकर फई बोलती है अब बहुत हो चुका, मैं आप दोनों की ही हूँ। बाहर आने के बाद यान कॉल करता है और बोलता है कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट रेडी रखना। अब हम देखते हैं कि ग्रैंडपा के पास शीना थी। एक्चुअली ग्रैंडपा शीना को बहुत लाइक करते थे जिसका फायदा शीना उठा रही थी। यान आकर बोलता है माँ मेरा बेटा है तो अब तो आप हम दोनों को एक्सेप्ट करेंगे ना। शीना कहती है ऐसा नहीं हो सकता, कोई अब्रोड में थी ना जब वो प्रेग्नेंट थी और मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा बेटा है। यान कहता है नहीं ये मेरा ही बेटा है। यहाँ पर ग्रैंडपा को सच में लग रहा था क्योंकि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स भी थी ना, लेकिन शीना कहती है क्या पता ये रिपोर्ट फेक होगी। तो यान बोलता है कोई बात नहीं हम लाइव डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। अब वो डीएनए टेस्ट में भी यान का बेटा माओ ही निकलता है, यानी कि टेस्ट पॉजिटिव आता है। अब हम देखते हैं ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और उसने तो फई और माओ दोनों को ही एक्सेप्ट कर लिया था। यान फई को हक कर बोलता है अब तुम्हारा क्या कहना है, मुझे तुम पहले से ही बहुत पसंद थी। जब हम क्लब में मिले थे ना उससे पहले से ही मैं तुम्हें बहुत लाइक करता था। यह इन लोग फिर से रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में माओ स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका था। यहाँ ग्रैंडपा भी अपने पर पोते के साथ बहुत ज्यादा खुश रहने लगे थे। यहाँ जाते हुए फई को एक किस देकर जाता है। आफ्टरनून में स्कूल से फई को कॉल आता है और बताया जाता है कि आपका बेटा मिल नहीं रहा। ग्रैंडपा को और यान को भी ये बात पता चल चुकी थी। यहाँ पर हम देखते हैं ये सब कुछ करने वाला डोंग था और फई ने जैसे तैसे अपनी बेटी को बचा लिया था। फई और माओ दोनों ही हॉस्पिटल में थे। शीना यान के पास आती है। यान बोलता है मुझे अच्छे से पता है ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। शीना बहुत डर चुकी थी। यान बोलता है यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन भिजवा दूंगा। अब हम देखते हैं कि यान और फई बहुत खुश थे, लेकिन शीला ये भी देख नहीं पाती और वो फई को हर्ट करना चाहती थी, लेकिन यान उसे बचा लेता है और अब वो हॉस्पिटल में था। वो बोलता है आपने मम्मी को अच्छे से नहीं बचाया, अगर शीना आंटी को मम्मी क्लोज ही रहने देता। ये तीनों हुए यहाँ बहुत मस्ती करते और एक परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। फ्रेंड्स आप जरूर बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा और अगर हो पाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।